दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे मैथमेटिक्स की, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाना बाकी रह गया है। सीएचएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने वीडियोस बना दी हैं, लगातार ढेर सारी जा चुकी हैं। और जो भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सीएचएस और पॉलिटेक्निक दोनों का सिलेबस से लगभग सेम रहता है। तो अभी हम जो बात करने वाले जो चैप्टर की वो चैप्टर नंबर 10 है, और ये किताब है भारत भारती प्रकाशन की। और चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या रहा इस पूरे चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर है, बहुत सामान्य सी बात है, उनको देख लेते हैं और फिर प्रश्नों पे चलते हैं। समीकरणों का सिद्धांत। अब समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण जो आपने सीखे अभी तक, उन्हीं को हमको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे समीकरण के बारे में दिया गया है, समीकरण की घात दी गई है, समीकरण के मूल दिए गए हैं। जो भी आपने बहुपद के बारे में समझा है वही सब कुछ यहाँ पे समीकरण में भी है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ, बता देता हूँ कि समीकरण जिसे कहते हैं, मतलब समीकरण किसे कहते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है और इसका ज़्यादातर आंसर मिल नहीं पाता है। और यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि समीकरण की जो परिभाषा होती है वो बहुपद के लिए मिल जाती है, लेकिन समीकरण को कहने में हिचकिचाहट सी होती है। तो यहाँ पे समता के चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह द्वारा निर्मित वह संबंध जो अज्ञात राशि यानी कि चर राशि के निश्चित मानों के लिए सत्य उतरता है, समीकरण कहलाता है। तो ये रहा आपका समीकरण की परिभाषा। अब यहाँ पे समीकरण की जो घात होती है वो सबसे बड़ी घात को समीकरण की घात कहते हैं। उसके जो मूल होते हैं, जो उसके मूल निकलते हैं, गुणनखंड करके आप निकालते हैं, तो वो उसके समीकरण के मूल होते हैं। समीकरण के मूलों के जो सिद्धांत होते हैं उन पे आधारित ये नियम दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो जितने भी नियम दिए गए हैं सब के बारे में आपको मतलब सब कुछ मालूम ही होगा। यहाँ पे हम उसको दोहरा देते हैं, समझ लेते हैं। किसी समीकरण की जितनी घात होती है उतनी ही उसके मूल होते हैं, ये आपको बहुत पहले ही बताया था हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रैखिक समीकरण लिखा है, घात 1 होती है तो इसके मूल कितने बनेंगे? केवल 1 बनेगा। क्या बनेगा? x बराबर -3 आपका मूल बनेगा। और यहाँ पे घात अधिकतम 2 है तो कितने मूल होंगे? 2 होंगे मूल, और मूलों की संख्या 2 रहेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे कैसे निकलेगा गुणनखंड करके, वो वाली बात अलग से है, लेकिन अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं। 3 घात वाले के 3 हो सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आगे जो दिया गया है, एक बहुघातीय समीकरण के मूल परमेय, अपरमेय तथा अकल्पित हो सकते हैं। अब देखिए परमेय अपरमेय, देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहला समीकरण लिया था उसका जो मूल है ये -3 मिला है, ये क्या हो गया? परिमेय हो गया, ठीक है। ये तो परिमेय हो गया। अब कोई मूल अंडर रूट में मिल जाए तो ये अपरमेय हो जाएगा। और अधिकल्पित, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली कोई गिनती मिल जाए, 1 मिल जाए, -4 मिल जाए, तो ये क्या हो गया? अधिकल्पित। तो परिमेय हो गया, अपरिमेय ये हो गया, और अधिकल्पित कहा जाता है, कल्पित, ठीक है। तो यही तो कहा गया है, अभिकल्पित होता है, सॉरी अधिकल्पित लिख दिया मैं। और काल्पनिक किसे कहा जाता है? तो ये होते हैं, अब कहा गया है काल्पनिक या अथवा सम्मिश्र मूल सदा जोड़े में होते हैं। अब एक छोटी सी बात, काल्पनिक के बारे में आपने जान लिया कि जो अंडर रूट के अंदर माइनस वाली गिनती होती है वो काल्पनिक हो गई। अथवा सम्मिश्र, इसी काल्पनिक को सम्मिश्र कहा जाता है। सम्मिश्र मतलब कि मिला हुआ, अंडर रूट वाली गिनती भी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, ये आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे काल्पनिक या सम्मिश्र मूल सदा जोड़े में होते हैं, अर्थात इन समीकरण का एक मूल यदि 3+2i है तो दूसरा वाला 3-2i होगा। अब यहाँ पे i क्या है? ये अंडर रूट वाली जो गिनती। अब एक छोटी सी मैं बात बता दूं कि जो अंडर रूट के अंदर -1 होता है या फिर -4, ये आपको इंटर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसी गिनती को आप i के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 1 2 3 4 कुछ भी हो, मतलब अगर अंडर रूट के अंदर कोई गिनती ऐसे बन रही है, अधिकल्पित कोई मान या काल्पनिक कुछ गिनती बन रही है, इसी को i के बराबर यहाँ पे हमको दिखाया गया है, माना गया है, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया है। अब
अगला जो नियम बनता है, अपरिमेय मूल भी सदा जोड़े में होते हैं, अर्थात एक मूल ठीक है 4 + √3 है तो दूसरा वाला 4 - √3 होगा। तो ये क्या होगा, पेयर जोड़े बना के रहेंगे। ये बहुत बढ़िया नियम है समझने के लिए। अभी आगे बहुत सारे सवाल इसमें मिलेंगे। ओके, किसी समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए उसके गुणनखंड करते हैं। प्रत्येक एक घातीय गुणनखंड एक मूल देगा। वो तो सब बहुत सिंपल सी बात है, सब पहले से आपको पता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा = c/a। ये आपको बहुत पहले से पता है। और किसी द्विघात समीकरण को बनाने का जो फार्मूला होता है वो होता है x² - मूलों का योगफल x + मूलों का गुणनफल = 0 नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दिया। तो ये आपका बहुपद ज्ञात करने का जो तरीका होता है वही के बराबर 0 लगा दिया जाता है, तो आपका समीकरण भी ज्ञात करने का तरीका होता है। और अब ये जो मेन यहाँ पे पूरा लिस्ट बनी हुई है, इन चीज़ों को हमको अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कॉपी में को लिखकर समझाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। अगर ये तो बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, इसके बराबर आप 0 लगा देते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। इसके जो गुणांक होते हैं वो a, b और c के रूप में आप जानते हैं, और जो इसका मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा के रूप में आप जानते हैं। और इनके बारे में जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो ये तो आप जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका जो होता है इनके मूल निकालने के 2-3 तरीके बनते हैं। पहला तरीका तो आपका गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है, गुणनखंड विधि। सभी लगभग इसी पे आ जाते हैं। जितने भी आपके द्विघात बहुपद रहते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, गुणनखंड विधि पे आ जाते हैं। जो इन पे नहीं हल हो पाते हैं उनको पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग विधि होता है, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में हल किया जाता है। आपको पिछले वाले चैप्टर में हमने शायद बताया था। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाता है। और उसके बाद एक ही आता है, जब पूर्ण वर्ग विधि से भी ना हल हो पाए कोई सवाल, तब आ जाता है अंतिम और एकमात्र औजार श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र के मतलब के प्रयोग से हर एक क्या कहते हैं द्विघात जो भी समीकरण बहुपद मत होता है उसके मूल बड़े आराम से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो द्विघात ये जो श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है वो होता है यक्स बराबर, यक्स क्या है, यही अल्फा और बीटा है, दो चीजें होती है तो दो मान ज्ञात हो जाए। यक्स बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब यहाँ पे हमने जो कहा था कि ये पूरी जो लिस्ट दी गई है, आपको इसी श्रीधराचार्य को सूत्र को समझने के बाद बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई भी गिनती बहुपद समीकरण दिया जाएगा, उसमें आप b का मान, b का, a का, c का और a का मान हम रखेंगे, ठीक है। अब इस b और a से अच्छा मान लीजिए ये गिनती नहीं होते तो b/a परिमेय संख्या मिलती, ठीक। अब ये गिनती है तो इसी गिनती में अंडर भी लगाएं, तो इसी के आधार पर पूरे चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं कि कोई इसके मूल परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहली बात, ये पूरी गिनती 0 हो जाती है, यानी कि ये पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। जब ये पूरा गायब हो जाता है तो यहाँ पे ना इसमें कुछ जोड़ा जाएगा ना कुछ घटाया जाएगा, तो b/2a अकेले बचेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ पे अंडर रूट वाले नहीं, यहाँ पे इसको विविक्तकर कहा जाता है, b² - 4ac को विविक्तकर कहा जाता है, ठीक है। विविक्तकर या फिर इसको अंग्रेजी में
पता नहीं क्या कहते हैं, विविध कर कहा जाता है। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। और आपको मैंने बताया कि b² माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा मटेरियल 0 हो गया, तो अंडर रूट के अंदर भी 0, तो मतलब 0, ना इधर कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना, कोई रिलेशन ही नहीं रहा। तो ऐसे में अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। इसी वजह से इनके मूल को कहा जाता है समान, और सभी गिनतियां वास्तविक रहेंगे, उनको हम वास्तविक ही कहेंगे, ठीक है, वास्तविक। अभी जो काल्पनिक होगा तो वहां पे आपको समझाएंगे, बाकी सभी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे समान और वास्तविक हो गए जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो गया। और याद रखिएगा हमेशा यही ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद मान लीजिए इसका मान 0 से बड़ा हो गया, b² माइनस 4ac का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया तो कोई मान मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी मिल जाएगा। तो अगर कोई भी गिनती मिल जाएगी, जैसे 1 मिल गया तो इसका वर्गमूल कितना मिलता है, 1, ठीक। 1 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आती हैं, 2 कंडीशन निकल के आती हैं। पहला वाला, जब पूर्ण वर्ग की स्थिति होती है, यानी कि अब यहाँ पे इसका मान क्या, b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो हो गया, लेकिन अगर वो कोई पूर्ण वर्ग गिनती मिल जाती है, जैसे 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपके पास 9 हो जाएगा, ऐसी कोई गिनती मिल जाती है तो क्या होगा, तो हम इसका वर्गमूल बड़े आराम से निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी में हमारा आराम से जोड़ भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार हम घटाएंगे, तो जो मूल मिलेंगे वो 2 प्रकार के मिलेंगे, तो वो समान नहीं रहेंगे, असमान हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। और जो मूल होंगे वो तो वास्तविक रहेंगे ही, ठीक है। साथ में यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय किया जाएगी। जब अंडर रूट वाली गिनती नहीं बचेगी तो ये कहलाएंगे परिमेय, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी परिमेय लिखा जाना चाहिए था, ऊपर वाले में भी। तो ये तो हो गया परिमेय। और दूसरी स्थिति ये आ जाती है जब यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, यानी पूर्ण वर्ग ना हो। ऐसी स्थिति में ये जो मूल होंगे वो असमान तो होंगे ही, दोनों अलग अलग तो होंगे ही, ठीक है। और वास्तविक भी होंगे, बस ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय क्यों होंगे, कंडीशन ये है कि यहाँ पे अंडर रूट वाली गिनती तो बची रहेगी, तो अंडर रूट वाली इसके साथ न जोड़ेगी, मतलब किसी के साथ अंडर रूट अगर आपको दिखाई दे जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। तो ये स्थितियां बन गई। तो यहाँ पे आपने टोटल 3 कंडीशन देख ली। अब एक और लास्ट कंडीशन बच जाती है कि b² माइनस 4ac इसका मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तो माइनस वाली गिनती मिलेगी। 0 से छोटा मतलब माइनस वाली, ये पूरी के मटेरियल क्या होगा, माइनस वाली गिनती। और अभी आपको मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस में गिनती मिलती है, 4 6 8 कुछ भी मिलता है, तो वो क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे समान असमान इन सब की कोई बात नहीं बचती है, बस काल्पनिक बचता है, ठीक है। तो मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। तो इतनी सी रही कंडीशन। इसी कंडीशन को यहाँ पे अलग अलग रूपों में इतना लंबा सा दिया गया है। तो छोटी सी बात मैंने आपको पूरा थ्योरी के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा। तो अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहले सवाल ही आ जाते हैं वो इसी पे आधारित हैं कि मूल वास्तविक हैं, असमान है। निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल वास्तविक और असमान हैं। अब वास्तविक और असमान होना की कंडीशन क्या होती है, अगर b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो समान हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तो असमान होंगे, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, बाकी परिमेय अपरिमेय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक एक समीकरण को उठाते हैं, उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पहला समीकरण हमने लिख लिया है, x² माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान डायरेक्ट हम यहाँ पे b² देखिए, b² माइनस 4ac का मान हमको निकालना है। तो b क्या है, b ये वाला है a b c, तो b क्या है -2 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का मान कितना हो गया 1 हो गया, c का मान कितना हो गया
1 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 4, यहाँ पे गुणा करने पे -4, और ये किसके बराबर मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। जब ये 0 के बराबर मिल गया तब जानते हैं जब ये 0 के बराबर होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, समान हो जाते हैं। ठीक है, परमेय हो जाते हैं और वास्तविक तो होते हैं लेकिन वहाँ पे समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, असमान चाहिए, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाले कंडीशन में देख लेते हैं, दूसरे वाले विकल्प में हमको ऐसे ही चेक करना है और कोई विकल्प के अलावा आप चेक ही कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से b का मान आपको क्या दिखाई दे रहा है, -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac। a का मान कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। c का मान कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 4 चौके 16 मिलेगा, यहाँ पे 4 चौके 16 मिलेगा, माइनस रहेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे भी 0 मिल गया, तो इसका खत्म, ये तो है नहीं अभी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, b² -4ac करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन मिल रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -1/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, -4a, a यानी कि 1 और c यानी कि 1/2 कर दिया हमने। अब यहाँ पे वर्क करेंगे तो 1 का नाम 1, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे तो कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो बचा 2। तो इसमें से इसको घटाना है, तो बटे में 1 लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 कम 4 हो जाएगा, 1 का नाम 1, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आपको -7/4 मिल रहा है। अब ये चूंकि गिनती क्या है, माइनस से 0 से छोटी है, माइनस में है, तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी उत्तर नहीं मिला, तो फोर्थ वाले ऑप्शन पे चलते हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन को भी हल कर लेते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे भी क्या कंडीशन बनती है। तो b का मान कितना है, b का मान है -6, -6 का स्क्वायर किया, -4a क्या क्या है, 7/4 है, c कितना है, 3 है, कर दिया, 4 से 4 काट दिया, 6 छंग 36 यहाँ पे हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 यहाँ पे हो जाएगा। घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आपको 15 मिल गया, 0 से बड़ा गिनती मिल गया है। तो चौथा वाला विकल्प आपका सही है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या हो रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समीकरण के मूल क्या होंगे, यही 4 विकल्प दिए गए, चारों में से क्या होंगे। तो सिंपल सा b² -4ac आपको करना है, भले भी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। कैलकुलेशन के आधार पर ही आप कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है यदि इतना 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 के मूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे b² -4ac लगाना है, तो यहाँ पे एक समीकरण मिल जाएगा और उसी पे इसको रखना है, अप्लाई करना है। कैसे ये बताते हैं। सो ये तो रहा क्वेश्चन। यहाँ से हम जानते हैं कि हमको मिलता है b² -4ac का मान हमको निकालना होता है। ये हमसे मिलता नहीं है, हमको मान इसका निकालना होता है। अभी यहाँ से तो बहुत ज़्यादा कुछ हमको डिटेल्स नहीं मिल रही है, बट यहाँ से कुछ मिल रही है। अभी यहाँ पे इसके बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं b का मान। b का मान यहाँ से उठा के रखते हैं, क्योंकि a और c का मान तो यहाँ से निकाल के हम रख नहीं सकते। b का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्या, -a -c, ये यहाँ पे रख देते हैं। तो -a और -c हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4ac तो है ही, पहले से 4ac तो है ही। अब यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे a² हो जाएगा प्लस c² बन जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस दोनों जगह है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2ac बन जाएगा, 2ac बन जाएगा। और यहाँ पे -4ac है। अब यहाँ पे a² प्लस c² और इसमें से घट जाएगा, -2ac बचेगा। अब ये क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, a c का होल स्क्वायर का। अब ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग गिनती है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 0 से बड़ी है, एक तो दूसरे पे पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जब है तो मूल क्या मिलेंगे, वो तो मिलेंगे आपके दो अलग अलग मिलेंगे, असमान तो मिलेंगे ही, ठीक है। लेकिन विकल्प क्या है, विकल्प को देखना जरूरी है। यहाँ पे असमान से कोई मतलब ही नहीं है, समान तो हो ही नहीं रहे हैं। पर अपर में नहीं, जब पूर्ण वर्ग है तो परमेय बनेगा, ठीक है। अधिकल्पित जब 0 से छोटा हो जाता है, माइनस वाली गिनती होती है, तो ये छोड़ना है। समान तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग गिनती मिल रही है, 0 से बड़ा मिल रहा है। और अपरमेय नहीं भैया, पूर्ण वर्ग है तो परमेय बनता है, तो दूसरा वाला विकल्प इसके लिए सही है। और यहाँ पे आपको
ये एक सवाल है। अब यहाँ पे ये सब जो दिया गया है, यहाँ पे व्यंजक है, सर्व संख्या है, सर्व संख्या है, सर्व संख्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है ये हमको बताना है। तो इसको हमको इन दोनों का थोड़ा सा हल करना है। हल करने के बाद क्या ये समीकरण सर्व संख्या बन जाएगा कि नहीं। सर्व संख्या किसे कहते हैं? आपका जो ये समीकरण है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो बनता है ये तो समीकरण हो जाएगा। सर्व संख्या किसे कहा जाता है? सॉरी मैं गलती कर दिया सर्व संख्या को बताने में। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो होता है इसको सर्व संख्या कहते हैं। आपको इसको हल करना है। हल करने के बाद देखना है कि क्या ये इस रूप में हो सकता है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सर्व संख्या है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। व्यंजक ये नहीं हो सकता क्योंकि बराबर का निशान दिखाई दे रहा है। ये पहली बात तो याद रखिएगा, व्यंजक नहीं हो सकता है। व्यंजक क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर ये मटेरियल नहीं होता, ये मटेरियल पूरा नहीं होता, केवल इतना सा हिस्सा होता जहाँ पे बराबर का निशान ना हो, तो वो व्यंजक कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ पे व्यंजक ही नहीं है तो सर्व संख्या है या नहीं है, यही दो कंडीशन बनती है। तो आपको यही कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से हल करना है, थोड़ा सा उसके बाद ध्यान देकर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन लगभग समान है, और चूंकि छठा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो हम पहले इसको बता देंगे, और पांचवा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। कहा जा रहा है वह समीकरण जिसके मूल समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल के व्युत्क्रम हैं वह होगी। यानी कि यह हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है, और इस समीकरण के जो मूल होंगे उसका व्युत्क्रम जो भी बनेगा, ठीक है, उसके व्युत्क्रम जो होगा तो उससे कौन सा समीकरण बनेगा ये हमको बताना है। तो थोड़ा सा अच्छे सवाल है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सवाल में बहुत ज़्यादा लंबा कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है जो हमको ज़्यादा सोचना पड़े। बस वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा गया है बराबर 0। अभी हम मान लेते हैं इसका मूल क्या है, वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अभी जो नया वाला समीकरण बनाना है उसके मूल क्या होना चाहिए, वो अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। इस समीकरण के मूल, आपके मूल क्या हो गए, ये अल्फा और बीटा हो गए हैं। जो नया वाला हमको समीकरण बनाना है उसके मूल क्या होंगे, 1/अल्फा 1/बीटा, उसके व्युत्क्रम हो गए। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल सकते हैं -b/a, बहुत ही प्यार से। और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल सकते हैं c/a, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया ना। अब जब यहाँ पे हमको ये समीकरण द्विघात समीकरण बनाना होता है तो द्विघात समीकरण के बारे में आप जानते हैं कि वो एक्स स्क्वायर होता है माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह हम योग लिख सकते हैं, यानी कि मूलों का योग, क्योंकि आप कहेंगे कि यही वाली चीज़ फिर से रख दीजिए क्योंकि अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूलों का योग है। योग आप कहेंगे एक्स स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे मूलों का गुणनफल रहेगा और बराबर करके 0 रहेगा। तो ये हो गया। अब ये दोनों मूल तो हो गए, अब इन दोनों मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर लेते हैं, नीचे वाले को गुणा कराते हैं तो अल्फा बीटा मिल जाता है, तिरछा गुणा कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो मूलों का योग जो हमको चाहिए था वो योग क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे इसका रख देंगे c/a। तो a से a कट जाएगा, b वहाँ पे ऊपर ही रहेगा, ये c नीचे रहेगा। ये तो हो गया योग। अब बात कर लेते हैं गुणन की, गुणनफल की बात कर लेते हैं। गुणनफल क्या होगा इन दोनों का, वो होगा 1/अल्फा गुणते 1/बीटा। तो ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मान c/a होता है। आप यहाँ पे 1/c/a रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा तो a/c मिलेगा। तो गुणनफल आपको मिल चुका है। अब समीकरण लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, योगफल कितना मिला, -b/c मिला था तो -b/c हमने लिख लिया और x लगाया, प्लस गुणनफल की कितना मिला था, a/c मिला था, लगा दिया, बराबर 0 कर दिया। अब ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bx/c,
प्लस ए अपॉन सी बराबर 0। सभी पदों में सी से गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हमने कर लिया, तो अब एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि अगर इसके व्युत्क्रमों का योगफल कर मतलब कि इसके जो भी मूल होते हैं, दूसरा वाला समीकरण बनाना है जो उसके मूलों के व्युत्क्रम के बराबर हो, तो इन्हीं अक्षरों को बदल दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, बीच वाला बीच में रहेगा, बस आपका आंसर होगा। ये तो लंबी विधि थी, हमने बताई आपको। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आएंगे कि n के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक जो दिया गया है पूरे का मूल क्या होते हैं बराबर हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे इसके मानों को रखना। सबसे पहले तो b का मान जो होगा, देखिए ये a हो गया, यहाँ पे ये माइनस के साथ b हो गया और यहाँ पे c हो गया। चीज़ों को रखते हैं, b की जगह रखेंगे माइनस n, इसका स्क्वायर बन जाएगा -4, a की जगह पे n आ जाएगा, c की जगह पे n प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे -n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे -4n से अंदर गुणा कराएंगे तो -4n स्क्वायर बन जाएगा और इसके जब गुणा कराएंगे तो -4n हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर थोड़ा सा निपटारा कर लेंगे, क्या हो जाएगा घट जाएगा। 4n स्क्वायर में एक n स्क्वायर करेंगे तो -3n स्क्वायर और -4n बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड करना बहुत ही आसान है, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे और n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3n बचेगा और ये +4 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब -n बराबर आप 0 कर सकते हैं, तो n बराबर आपको एक 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू तो ये एक मिल जाएगी। बट यहाँ पे 0 कोई काम का है नहीं, तो यहाँ पे 3n + 4 को भी 0 के बराबर कर लेंगे तो n बराबर आपका ये -4/3 मिल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो सवाल है आपका 18 नंबर। एक द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है 2 - √3 है तो वह क्या होगा, समीकरण क्या होगा। एक छोटी सी बात आपको जो पहले बताई थी, यहीं पे मिला था कि जो भी ये अपरिमेय होते हैं ये क्या होता है जोड़े के रूप में आता है, तो माइनस वाला है तो प्लस वाला इसके साथ में मूल होगा ही, और इन दोनों को गुणा कराना है हमको और इसके बाद हमको समीकरण निकाल देना है। तो दोस्तों वही बात रही कि यहाँ पे आपके पास एक मूल तो ये रहा, दूसरा वाला मूल हो जाएगा प्लस वाली गिनती और ये दोनों के दोनों x के बराबर ही होंगे। और आप जानते हैं कि x के बराबर इधर आने के बाद x माइनस ये 2 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा। ये आपका एक क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा और यहाँ से आप निकालेंगे x माइनस ये वाली गिनती माइनस और ये वाली गिनती भी माइनस में ही जाएगी। तो यहाँ पे इसको ऐसे करने के बजाय क्वेश्चन में ही रखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। x माइनस 2 माइनस √3 x √3 ये जो बनेगा एक हिस्सा बन जाएगा, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस √3 ये दूसरा गुणनखंड बन जाएगा। दोनों का गुणा कराएंगे बड़े आराम से उत्तर आएंगे। x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस x रहेगा और 2 प्लस √3 रखेंगे और जब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस इसके साथ माइनस x आ जाएगा और 2 माइनस √3 आ जाएगा और इसका इसके साथ जब गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो गया आपका और यहाँ पे होल a प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा, यानी वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर यहाँ पे ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, x से अंदर गुणा कराएंगे -2x हो जाएगा और माइनस √3x हो जाएगा। इससे जब गुणा कराएंगे तो -2x हो जाएगा और इसके साथ गुणा कराने पर माइनस माइनस प्लस √3x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब ये वाली गिनती कट रही है, काट दिया हमने। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे -4x और 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा मूल। बहुत ही अच्छे सवाल।
तो दोस्तों अगली जो सवाल हम बताने वाले हैं वो सवाल नंबर 20 है। 20 और 21 से आपस में जुड़ी हुई सवालें हैं। अब देखिए ये एग्जाम में आ चुकी है। ये समीकरण दिया है, उसके मूल अल्फा और बीटा हैं। इसका मान ज्ञात करने का हम बता देंगे और इसका मान आपको खुद ज्ञात करना होगा। और ये तो आपको एग्जाम में भी आया और ये मान ज्ञात करना है। इसी के आधार पर कैसे ज्ञात करना है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बताया है, बट ये भी बता देते हैं। चलिए देखिए। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मूल है वो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं, जो होता है -b/a। -b तो यही हो गया, माइनस माइनस से प्लस p हो जाएगा, a/ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, याद रखिएगा। -b होता है, लेकिन एक बात माइनस इसके साथ और है, तो 2 माइनस मिलकर के प्लस हो गया और इसके बटे में 1 है, तो यहाँ पे p मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c क्या है q है, बटे 1 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना सा हो गया। अभी हमको क्या निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब ये निकलता कहाँ से, ये निकल कहाँ से पाएगा, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और यहाँ से जो p है इसका भी होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे अपना p स्क्वायर है। इसका मान तो ज्ञात करना है और इसका मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा q के रूप में। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो याद करना था, यहाँ पे 2q हो जाएगा, q का मान रखेंगे तो 2q बन जाएगा, उधर भेज देंगे तो p स्क्वायर माइनस 2q, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट सवाल लेकर आए हैं वीडियो के लिए। लास्ट सवाल कहा गया है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x माइनस k माइनस 5 के मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे सवाल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। अब यहाँ पे कहा गया था इसके मूलों के योगफल और इसके गुणनफल क्या आते हैं आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हमने बराबर लगा लिया है कुछ इस प्रकार से। और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे अगर दोनों पक्षों को बराबर करना चाहें तो ये तो कट जाएंगे, हमने काट भी दिया, लेकिन काटने का कोई फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। देखते हैं। पहले बात तो b का मान रखेंगे, तो x के साथ जितना भी मटेरियल है वो क्या होता है b, तो पहले बात तो माइनस लगाना होगा और 2k और +1 लगाना होगा। जब बटे में a का मान 3 होता है, यहाँ पे भी 3 रखा जाएगा, बराबर c का मान यहाँ पे ये पूरा जितना दिखाई दे रहा है k के बाद वाला हिस्सा यानी -k और -5 और उसके बटे में 3 आएगा, तो वो भी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो k + 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस तो पहले से बाहर है, तो 2k + 1 है, माइनस से माइनस हम आराम से काट सकते हैं, तो इसी वजह से हमने कॉमन लिया। k को इधर भेज देंगे तो 2k - k हो जाएगा और 1 को उधर भेज देंगे तो 5 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा k का मान कितना आ गया 4। बहुत ही आसान सवाल। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और हमने यहाँ पे लगभग पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। क्वेश्चंस को और भी हैं, आप देखिएगा, उन्हें पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस।